नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां कई विभागों की आज समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वित्त, पंचायती राज, राजस्व विभाग की समीक्षा अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। 6 इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में इस बैठक का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अफसरों के साथ ये बैठक होगी। वित्त, पंचायती राज, राजस्व विभाग की समीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं जहां बता दें कि कई विभागों की आज समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वित्त, पंचायती राज, राजस्व विभाग की समीक्षा होगी। अफसरों के साथ ये बैठक की जाएगी। जहां बता दें कि कॉम्प्लेक्स के संबंध में इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है जहां तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों की बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री वित्त, पंचायती राज और राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं, बजट उपयोग, राजस्व संग्रह और विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही लंबित मामलों और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 6 कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्रस्तावों और कार्य प्रगति को लेकर भी अलग से बैठक करेंगे। इस दौरान न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके साथ ही जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? कई विभागों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। देखिए वर्षा, जिस तरीके से बात की जाए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जो अहम बैठकें हैं 3 अलग अलग विभागों की, उनके साथ बैठक करेंगे, जिसमें सुबह 11 बजे पहली बैठक जो वित्त विभाग की थी वो हो चुकी है। उसके बाद देर शाम 5:30 बजे पंचायती राज विभाग की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे और उसके बाद उसके शाम 6 बजे फिर राजस्व विभाग की बैठक लेंगे। तो कहीं ना कहीं 3 जो अलग अलग विभाग है उनके अलग अलग समय पे जो विभागीय मंत्रियों के साथ जो विभागीय प्रमुख सचिव हैं, तमाम अधिकारी रहेंगे। उनके साथ जो विभाग से संबंधित जो कार्य है, कितने कार्य लंबित है और किन कार्यों में क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उन सभी कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। और तमाम जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो काम में तेजी है वो लाई जाए और कितने कामों की समीक्षा माफ करिए कितने कामों में अभी जो समय बचा हुआ है वो किस तरीके का रहने वाला। तो यानी कि कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो तमाम अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग समूह में जो विभागों की समीक्षा है वो करेंगे और कहीं ना कहीं अपने जो दिशा निर्देश है वो देंगे। अमन, अगर बात की जाए तो वित्त विभाग की बैठक हो चुकी है, तो उस बैठक में बजट उपयोग को लेकर क्या कुछ अहम देखने को मिला? किस तरह के निर्देश देखने को मिले? देखिए वित्त विभाग की सुबह 11 बजे बैठक थी, उसमें साफ तौर पर स्पष्ट मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि जितने भी जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों में जो समीक्षा है उन्होंने ली है और उसके बाद विकास कार्यों में कितना बजट आवंटन हुआ है या किन क्षेत्रों में कितना विकास कार्य अभी बचा हुआ है, तो उन विकास कार्यों में जो पैसे का आवंटन है वो किस तरीके से विभाग द्वारा दिया गया है और कितने कामों का जो लेखा जोखा है वो सब प्रमुख सचिव जो दीपक कुमार है उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो कुल मिलाकर के जितनी भी कार्य योजनाएं प्रदेश सरकार की जो बची हुई हैं, उन कार्य योजनाओं में कितने कार्य योजनाएं अभी लंबित हैं या फिर वो कार्य योजनाएं पूरी हो चुकी हैं या किसी जो फर्म है उनके पैसे बकाए हैं। तो कहीं कुल मिलाकर के जो पैसे का आवंटन है वित्त विभाग की ओर से वो प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी कार्य हैं उनको पूरी तरीके से समयबद्ध तरीके से उनको पूरे किया जाए और कहीं ना कहीं अगर वित्त से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या विभाग को पड़ती है तो वित्त पूरी तरीके से उसका सहयोग करे और कामों को पैसे की वजह से उसमें जो समय है वो ना लगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जो सभी कार्य हैं उनकी जो समय सीमा है उसी समय सीमा के आधार पर ही सभी कार्यों को करें और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्यों की समीक्षा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ले रहे हैं, तो और इससे ये स्पष्ट होता है कि
कामों को लेकर के जो सभी अधिकारी हैं चाहे मंत्री हो, वो सभी पूरी तरीके से जो कृतिबद्ध तरीके से सभी कार्य भी पूरा करे। वर्षा, अमन, लगातार राज्य सरकार की ओर से देखा जाता है कि जो भी कार्य संचालित हो रहे हैं, जो भी विकास योजनाएं संचालित हैं, वो जनता तक पूरे पारदर्शी तरीके से पहुंचे। अब जो बची हुई 2 बैठकें हैं, उनमें इन कार्य योजना को लेकर और जिस तरह से विकास योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे? शाम देर शाम जो 5:30 और 6 बजे के राजस्व विभाग की बैठक है और पंचायती राज विभाग की जो बैठक है, उसमें साफ तौर पर जो पंचायती राज की जो बैठक होने वाली है, उसमें एक अहम बिंदु ये रहने वाला है कि जो 2027 माफ करिएगा, जो 2026 में ही जो विभाग जो पंचायती राज का जो चुनाव है वो भी सुनिश्चित होने वाला। तो कहीं ना कहीं विकास की जो योजनाएं है वो कितना पहुंची है जन जन तक और कितनी अभी कार्य योजनाएं भी बची हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जो विकास कार्यों की जो सूची है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास प्रस्तुत की जाएगी और मुख्यमंत्री उस पे कार्य योजना के तहत उस पर कहीं ना कहीं जो प्रमुख सचिव है, जो तमाम आला अधिकारी हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि किस तरीके की कार्य योजनाओं में अगर कार्य योजनाएं समयबद्ध तरीके से चल रही हैं तो सही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी कार्य योजना समयबद्ध तरीके से नहीं चल रही तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो उस पर सवाल कर सकते। तो तय समय के भीतर जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लगातार पूरी हो गई हैं और जो कुछ जो ग्रामीण अंचल की जो परियोजनाएं बची हुई उनको लेकर के भी तेजी के जो निर्देश है वो दिए जाएंगे। फिर उसके बाद राजस्व विभाग की बैठक है जिसमें अभी जो कल जो 21 IAS के ट्रांसफर हुए हैं उसमें एक नई जो प्रमुख सचिव से प्रमुख सचिव अपर्णा यू को उनको जिम्मेदारी मिली है। तो आज उनके लिए एक बड़ा दिन होगा क्योंकि कल ही उनको प्रतिनियुक्ति मिली है और उसके बाद आज ही मुख्यमंत्री से उनकी जो समीक्षा बैठक है वो होगी। तो कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग की जो बैठक है और इसके जो मंत्री हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग में जितने भी कार्यों की जो परियोजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची उसके बारे में मुख्यमंत्री समीक्षा ले सकते हैं और राजस्व विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो शाम का जो समय है वो एक अहम होने वाला है और क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं ये तो शाम को ही पता चलेगा। ठीक है, हम आपको बनाए रखेंगे, फिर से आपका रुख किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां यूपी में 21 IAS अफसरों के तबादले योगेश कुमार कमिश्नर सहकारिता बनाए गए हैं, जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही अखंड प्रताप सिंह सचिव निर्वाचन विभाग मिला है। IAS मोनिका रानी DG स्कूल शिक्षा, नेहा शर्मा महानिरीक्षक निबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां 21 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं और इसके साथ योगेश कुमार कमिश्नर सहकारिता बनाए गए हैं और अखंड प्रताप सिंह सचिव निर्वाचन विभाग, IAS मोनिका रानी DG स्कूल शिक्षा, नेहा शर्मा महानिरीक्षक निबंधन। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादलों के तहत IAS अखंड प्रताप सिंह को सचिव निर्वाचन विभाग बनाया गया, तो वहीं IAS नेहा शर्मा को महानिरीक्षक और IAS मोनिका रानी को महानिर्देशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा योगेश कुमार को आयुक्त एवं निवेदक सहकारिता और अपर्णा को प्रमुख सचिव राजस्व नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही सारिका मोहन को सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग और इसके साथ ही प्रमुख सचिव पुनर्गठन समन्वय बनाया गया है। IAS भवानी सिंह को सचिव वित्त विभाग और IAS अरुण प्रकाश को विशेष सचिव राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं IAS दिव्य प्रकाश गिरी को सचिव लोक निर्माण विभाग और IAS सुधा वर्मा को सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश बनाया गया। इसके साथ ही IAS रेणु तिवारी को विशेष सचिव महिला कल्याण विभाग, संजीव सिंह को निर्देशक समाज कल्याण और इसके साथ ही IAS वंदना वर्मा को निर्देशक महिला कल्याण नियुक्त किया गया है। तो इसके साथ ही बता दें कि IAS कुमार प्रशांत को सचिव गृह विभाग और IAS संदीप कौर को सचिव और वित्त विभाग बनाया गया। सरकार के अनुसार ये तबादले प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? 21 IAS अफसरों के तबादले, नई जिम्मेदारियां, किस तरह से कार्य देखने को मिलेंगे? जो 21 IAS अधिकारियों के तबादले हैं और कहीं ना कहीं उन कुछ जो IAS अधिकारी हैं उनको प्रतिनियुक्ति भी दी गई है, जिसमें जो पहला नाम है वो
अपर्णा यू का, जो सचिव के तौर पर पहले चिकित्सा शिक्षा में काम कर रहे थे, अब उनको एक अहम जिम्मेदारी प्रमुख सचिव राजस्व की दी गई है। और जिसके बाद बात किया जाए तो तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं जो कि विशेष सचिव के पद पर शासन में काम कर रहे थे, और उनके बाद उनको जो सचिव पद की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। और इसमें सबसे बड़ा नाम अगर बात की जाए IAS जो मोनिका रानी है, उनको DG स्कूल शिक्षा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सजग नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो IAS के तबादले हैं और कहीं ना कहीं विभागों में जो ट्रांसफर की पॉलिसी है उसको लगातार मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। वही जिस तरीके से अगर बात किया जाए, जो तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें गति देने के लिए लगातार जो युवा और एक्सपीरियंस जितने भी IAS अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं जो विशेष सचिव से जो सचिव पद पे जिनको प्रतिनियुक्ति दी गई है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्य योजनाओं को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको प्रमोशन दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज निकल करके आ रही। क्योंकि अगर बात जिस तरीके से की जाए, अपर्णा यू जब वो चिकित्सा शिक्षा में कार्य कर रही थी, तो उसके बाद एक उनकी जो एफिशिएंसी थी विभाग में कार्यों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। इस वजह से उनको प्रतिनियुक्ति दी गई है। तो उसके बाद जो कई विभाग ऐसे भी हैं कि जिस तरीके से जो विशेष सचिव के पद पर जो कार्य कर रहे थे अधिकारी, उनको भी प्रमोशन दिया गया। और कहीं ना कहीं जो प्रभारी, जो जिस तरीके से महानिर्देशक और डायरेक्टर पद पर जो प्रभारी कार्य कर रहे थे, उनको उसी जगह पे फिक्स कर दिया गया। यानी कि एक एफिशिएंसी जो एक IAS अधिकारी की होनी चाहिए, उसी के तहत जो कार्य प्रणाली है वो बेहतर रूप और हो सके। क्योंकि जो एक IAS अधिकारी, जो एक अधिकारी किसी विभाग में काफी समय से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक अपने काम, उस विभाग की और काम की एक अलग चीज देखने को मिलती है। तो उसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो सभी जो IAS अधिकारी हैं उनको उनके विभाग के हिसाब से ही दिया है। और कहीं ना कहीं जो प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उनको एक जो है फिक्स जो विभाग है वो उसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो भवानी सिंह को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है, और राजस्व परिषद से अरुण प्रकाश जो विशेष सचिव थे, उनको नगर विकास में जिम्मेदारी मिली। तो कहीं ना कहीं एक सब बड़े चीजें हैं, बड़े नाम हैं जो कि शासन में काफी समय से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रतिनियुक्ति दी गई है। अखंड प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो उनको भी सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है, और नेहा शर्मा की अगर बात किया जाए तो उनको निबंधन का डायरेक्टर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब तमाम बड़े नाम है, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। जो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी किंजल सिंह के पास थी, अब वो जिम्मेदारी मोनिका रानी को दी गई। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो विभाग हैं, उसमें विभागों में किस तरीके का मोल्ड होना चाहिए, उसके लिए लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी समीक्षा बैठक होती रहती है। उसके बाद जो ट्रांसफर है वो किए गए हैं। वर्षा, अमन, अगर बात की जाए मोनिका रानी की, तो उनको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और अब इसमें किस तरह का नया निखार और नया बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि छात्रों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता हुआ आएगा और उनके विस्तार और विकास के लिए काफी अहम होगा? देखिए, मोनिका रानी जो कि प्रभारी थी पहले महानिर्देशक पद की शिक्षा विभाग में, अब उसके बाद उनको फिक्स किया गया है। यानी कि जो जिम्मेदारी उनके पास पहले से थी, पहले एक प्रभारी के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहित कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफर लिस्ट आती है, यानी कि नए साल से एक दिन पहले, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो उनको फिक्स कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक महानिर्देशक की जिम्मेदारी एक विभाग में एक अहम भूमिका निभाती है, और जिस तरीके से शिक्षा विभाग में और बेहतर की जरूरत है, उसको लगातार जो मोनिका रानी है वो लगातार अपने अपने विभागों में करते हुए आ रही है। और उसके बाद एक नई जिम्मेदारी के रूप में फिर से वो जो शिक्षा विभाग है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। अगर बात की जाए जो सचिव से जो प्रमुख सचिव के पद पर जिनको प्रतिनियुक्ति मिली अपर्णा यू की, तो उनकी बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने काफी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगातार कार्य किया है,
जिसका प्रमोशन के तौर पर उनको गिफ्ट भी मुख्यमंत्री ने दिया है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं उनका अपना अपना विभागों में एक अहम योगदान रहा है। उस योगदान के तहत ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उसी के साथ एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरीके से अपने अपने विभाग को और बेहतर रूप दिया जाए, और अपने अपने विभाग में किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड, जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी तो किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां केजीएमयू में लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम और आरोपी डॉक्टर रजीम मलिक के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। डॉक्टर रजीम के खिलाफ जारी हुआ है वारंट, और एफआईआर के बाद आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एफआईआर के बाद आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है। आरोपी डॉक्टर मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि केजीएमयू में लव जिहाद का मामला, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और आरोपी डॉक्टर मलिक के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, और इसके साथ ही एफआईआर के बाद आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं। लखनऊ स्थित इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हैं। एफआईआर के बाद आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है, और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ स्थित केजीएमयू में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस प्रकरण में आरोपी बताए जा रहे हैं डॉक्टर रजीम मलिक के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है और वह फरार बताया जा रहा है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मामले को लेकर केजीएमयू प्रशासन और पुलिस सतर्क है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है। कानपुर देहात के राजपुर नगर पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में लंच और कंबल वितरण के दौरान हुई अव्यवस्था ने राजनीतिक बहस छेड़ दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पैकेट और कंबल फेंकने के कारण छीना झपटी और संघर्ष देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया है कि लोगों के बीच झगड़ा और धक्का मुक्की के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस घटना पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि इस दौरान कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता, और इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। आज कानपुर देहात में राजपुर में उत्तर प्रदेश भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का एक कार्यक्रम था। मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से देखा कि शायद वो कंबल वितरण के लिए कानपुर देहात में आए थे। किस तरीके से कंबल फेंक के लोगों को बांटे जा रहे हैं, लंच के पैकेट हजारों की संख्या में फेंके जा रहे हैं, छीना झपटी मची हुई है। मैंने एक वीडियो में देखा किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता कंबल ले जा रहे हैं, लोगों से छीन कर उनको मारपीट रहे हैं। इस भगदड़ में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के जिम्मेदार लोगों से, इसका दोषी कौन होता। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम सरकड़ा में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। मंदिर के बाहर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को एक शरारती व्यक्ति ने खंडित कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शराब के नशे में ये वारदात की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को हरिद्वार विसर्जन के लिए रवाना किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की है।
थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 1/1/26 को समय 7:30 बजे प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरकड़ा चक्राजमल में एक शिवलिंग खंडित किया गया है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा प्रकरण में जांच की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उसमें एक गाड़ी जाती हुई दिखाई दी और जिसके आधार पर लोगों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया और जिसे पुलिस हिरासत में लिया गया। उस व्यक्ति का नाम विदित राजपूत है, जो कि सरकड़ा चक्राजमल गांव का ही रहने वाला है। कल रात्रि वो नशे में अधिक था, जिसके कारण उसके द्वारा ऐसा किया गया। प्रकरण में तहरीर प्राप्त करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के NH 34 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने एक ऑटो को लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे का भयानक दृश्य स्थानीय लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा गया है कि ट्रक के पीछे फंसे ऑटो से यात्री गिरते दिख रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर थाने में घुस गया, जबकि स्थानीय लोग उसका पीछा करते हुए घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी बढ़ाने की चेतावनी दी है। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बीच जन्मभूमि राम मंदिर में बता दें कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दर्शन के लिए पहुंच रही है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ प्रणाम में जमा होने लगी। बावजूद इसके लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। वहीं ठंड के बीच भी भक्तों की आस्था देखने लायक रही। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर और घने कोहरे का असर जारी है। अयोध्या में मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु ठंड और कोहरे के बीच भक्ति में लीन दिखाई दिए, तो वहीं प्रयागराज में भी घना कोहरा और तेज शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित किया। आगरा में शीतलहर के बीच कोहरे ने दृश्य को धुंधला कर दिया। ताजमहल से प्राप्त वीडियो में दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। कानपुर में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद में भी शीतलहर और कोहरे का असर महसूस किया जा रहा है। महाराजगंज में घना कोहरा और तेज ठंड ने सामान्य जीवन को बाधित कर दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी शीतलहर और कोहरे की संभावना जताई है और लोगों को सड़क और हवाई यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या से है, दूसरी आगरा से, तीसरी कानपुर से और चौथी प्रयागराज से, पांचवी महाराजगंज से और छठी मुरादाबाद से। और इन आप 6 तस्वीरों में देख सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप किस तरह से जारी है। कई शहरों में कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पे लोगों की संख्या और वाहनों की रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।